गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जो है तीसरा टाइप। किसका तीसरा टाइप सर? फॉरेन एक्सचेंज रेट के बच्चों तीन टाइप्स थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जो तीसरा टाइप है हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा रेट पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये सुनो बच्चों कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और वहां हमने पढ़ा ब्रेटन वुड्स सिस्टम को भी। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो आज प्रेजेंट में आप लोगों का चलता है वो फ्लेक्सिबल रेट चलता है, आपको पता है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब ये क्या है? देखो बच्चों, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दोनों एक्सचेंज रेट में से फ्लक्चुएशंस किसमें थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप बोलते हैं सर फ्लक्चुएशंस तो होंगी फ्लेक्सिबल में, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है और डिमांड सप्लाई तो बार बार चेंज होंगे, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट भी होगा। तो जहां पर फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशन ध्यान से सुनना, जहां पर फ्लक्चुएशंस हैं उन फ्लक्चुएशंस को अगर हम देखें कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही हो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट, तो मार्केट में अगर वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। मेरी बात समझना, फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा हो गई कि डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई फॉरेन एक्सचेंज की और एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज्यादा कम हो गया है। फ्लक्चुएशंस का बहुत ज्यादा होना ये इकोनॉमी के लिए ड्रॉबैक भी बन सकता है। कैसे? अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। दो चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन यहां पर नहीं है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जो इकोनॉमी के लिए लिमिटेशन है, इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है, तो वहां पर क्या गवर्नमेंट बीच में आ सकती है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है क्या? देखो बच्चों, जब इकोनॉमी की बात आती है ना, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन कर देती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा था, अगर उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ किस लिए? कि जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं उन फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करने के लिए, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, उसको डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक लाने के लिए। अब ये क्या होती है डिजायर्ड टारगेट वैल्यू? वो वैल्यूज हैं कि गवर्नमेंट बोलती है भैया एक एक्सचेंज रेट जो आपका है ना, उसकी वैल्यू एक मैक्सिमम और एक मिनिमम हम आपको बता रहे हैं। इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर रेट गया तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, नीचे गया तो भी इंटरवेंशन हमारा हो सकता है। तो इन टारगेट वैल्यू से ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए। मिनिमम टारगेट वैल्यू और मैक्सिमम टारगेट वैल्यू, इसके बीच में फ्लक्चुएट होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चला गया या मिनिमम वैल्यू से भी नीचे चला गया तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है। मेरी बात समझना, तो जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करती है, तो वो फ्लेक्सिबल तो रहा नहीं और फिक्स भी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों मिक्स हो गए। तो हम बोलते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम वही है जहां गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ रहा है। क्या मैनेज करना पड़ रहा है सर? अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, उसे मैनेज कौन कर रहा है? ऑटोमेटिकली मार्केट से मैनेज तो होने में टाइम लगा है, तो गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए आ रही है। हमने बोल दिया उसको मैनेज फ्लोटिंग रेट। समझ में आया? तो मैनेज फ्लोटिंग रेट कहीं ना कहीं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का हाइब्रिड सिस्टम, दोनों का हाइब्रिड सिस्टम है, उसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। इंडिया में ये चलता है। ठीक है बच्चों, और इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये आपको ध्यान रखना। अब नोट्स पे आते हैं और समझते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज क्या होती है, कौन इंटरवेंशन करता है, गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई करता है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नोट्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज, what is managed floating rate? It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by market forces and RBI. पहला क्वेश्चन, कौन? RBI।
आरबीआई इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही, गवर्नमेंट की बिहाफ पे कौन कर रहा है? आरबीआई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आरबीआई क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास अथॉरिटी है। सर आरबीआई था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है। अब दूसरी चीज क्या बोलता है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट जो है वो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, किसका? फ्लेक्सिबल का भी और फिक्स का भी, दोनों के बीच यहाँ मैच करते हैं। ऐसे मैच करते हैं सर, डिमांड सप्लाई से हो रहा था वो तो फ्लेक्सिबल हुआ, गवर्नमेंट बीच में आई तो कौन सा बन गया? हम बोलेंगे फिक्स बन गया सर, लेकिन फिक्स भी नहीं है फ्लेक्सिबल भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रेट भी नहीं रहा, पूरी तरह से फिक्स भी नहीं है, हम बोलेंगे हाइब्रिड सिस्टम है। तो इट इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, इन दिस सिस्टम आरबीआई इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आरबीआई इंटरवेंस मतलब बीच में आ जाता है, किस लिए? टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही है, उनको रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और हो गई तो इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट्स। देखो लिमिट्स कौन तय करता है? अब गवर्नमेंट ने बोला भैया देखो आरबीआई इज द रेगुलेटर और फैसिलिटेटर, चाहे मॉनेटरी अथॉरिटी का हो चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हो। हम बोलते हैं कि डिजायर्ड टारगेट वैल्यू तय होनी चाहिए, कि एक वैल्यू बता दो, इससे नीचे चला गया तो बीच में इंटरवेंशन होगी, इस वैल्यू से ऊपर चला गया तो इंटरवेंशन होगी। तो डिजायर्ड टारगेट वैल्यू सेट होती है, ठीक है। द एम इज टू, इस मैनेज फ्लोटिंग रेट का एम क्या है? इंटरवेंशन करने का गोल क्या है? क्यों इंटरवेंशन की जा रही है? द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट टू द क्लोज डिजायर्ड टारगेट वैल्यू। जो वैल्यूज, जो लिमिट तय की गई है उनके आसपास रहे। मैंने बोला सर, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि आपका डिमांड और सप्लाई से, आपका डिमांड और सप्लाई से जो रेट सेट हुआ, वो रेट सेट हुआ ये, ठीक है। मान लीजिए आपका रेट सेट हुआ $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, करेक्ट। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक डिजायर्ड टारगेट वैल्यू बता देते हैं आपको, ये $1 में 68.25 रुपीज, ये डिजायर्ड टारगेट वैल्यू है। और जो ऊपर एक वैल्यू वो है $1 इज इक्वल टू 72.75 रुपीज। मान लीजिए हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं मैं, अजम्पशन बेस्ड। तो ये वैल्यूज आपको बता दी गई। अगर इस मिनिमम वैल्यू से भी नीचे गया रेट या इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर गया तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। यहां पर ये जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच में फ्लक्चुएशंस चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यू से नीचे गया या ऊपर गया रेट तो इंटरवेंशन होगा, वहां पर आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है। तो गवर्नमेंट का गोल क्या है कि इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज के क्लोज ही रेट को रखना, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ठीक है बच्चों। अब बोलता है कि फॉर दिस, ये चीज करने के लिए आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन जरूर होने चाहिए, क्योंकि इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक रेट को लाने के लिए आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को खरीदना भी पड़ सकता है और बेचना भी पड़ सकता है। सर ज्यादातर खरीदना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिजर्व की कमी है, ठीक है। तो आरबीआई के पास क्या होने चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन होने चाहिए, ताकि आरबीआई फ्लक्चुएशंस को रोक सके और एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक ला सके। दिस रेट इज आल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने बोला आपको बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन है 1 मार्क का कि ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है? ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है? बच्चों के माइंड में आता है बात हो रही है गवर्नमेंट की और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करती है, तो हम आंसर लिखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज। तो यहां पर इंटरवेंशन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होता है इंटरवेंशन वर्ड। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान तो है सर, ये तो मैनेज फ्लोटिंग रेट हुआ, अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, साथ साथ पता चल गया आपको। लेकिन जब क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो वहां पर क्वेश्चन सेम यही होगा और ऑप्शन में आपको फिक्स भी होगा, मैनेज फ्लोटिंग भी होगा। तो आपको लिखना है मैनेज फ्लोटिंग रेट, क्योंकि इंटरवेंशन की बात हो रही है, डिटरमाइन करने की बात नहीं हो रही। अगर लिखा होता ऐसा कौन सा रेट है
जिसे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है तो वो है फिक्स्ड एक्सचेंज। इंटरवेंशन करती है तो वो मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बच्चों, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक, इसको आप ध्यान से सुनना बच्चों। मैं नोट्स पे आता हूं और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और क्या होता है एप्रिसिएशन। उसके बाद क्या होता है डिवैल्यूएशन, क्या होता है रीवैल्यूएशन। सुनना बच्चों ध्यान से। हमारे पास दो एक्सचेंज रेट है, एक तो हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट हमने पढ़ लिया, और दूसरा हमारे पास था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं बात करूंगा अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज हुआ करती थी, अब वो एक यूएस डॉलर की वैल्यू 73 रुपीज हो गई है। सर आपको यह बताना है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं और बोलते हैं कि एक डॉलर 70 रुपए का था, अब एक डॉलर 73 का हो गया, तो आपको एक यूएस डॉलर के बदले में, एक यूएस डॉलर एक्सचेंज करने के बदले में आपको 73 रुपीज अब पे करने पड़ रहे हैं। इट मींस कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। और कम मतलब, सर कम होने के दो मतलब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब सेम होता है पर कहीं ना कहीं लॉजिक अलग है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको डेप्रीशिएशन भी बोल सकता हूं और डीवैल्यूएशन भी बोल सकता हूं। दोनों का मतलब सेम है। डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है कि फॉल इन वैल्यू, डीवैल्यूएशन भी फॉल इन वैल्यू। लेकिन अगर बात हो रही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो इसे बोला जाएगा डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन जब भी गवर्नमेंट डेलिबरेटली जानबूझकर खुद से करेंसी की वैल्यू कम करती थी, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था तब गवर्नमेंट ने कई बार किया डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली डाउन किया, उसको बोला गया डीवैल्यूएशन। अगर डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली ये चीज आज होती है, तो आज हम इसको डीवैल्यूएशन नहीं बोलते, आज हम इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। सिर्फ इतना फर्क है कि गवर्नमेंट करेगी तो डीवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई की वजह से ये चीज हुई तो डेप्रीशिएशन। सिंपल, मतलब दोनों का सेम है। मतलब क्या है सर? फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम लिखते हो, अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम लिखते हो तो वो होगा डिवैल्यूएशन। अगर अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम लिखते हो तो वो होगा डेप्रीशिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर आप फिक्स लिखते हो तो वो डिवैल्यूएशन है, इसकी जगह पर अगर आप लिखते हो अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम तो वो डेप्रीशिएशन है। सर मेरी बात समझ में है आपको? एग्जाम्पल दोनों के लिए सेम है, करेंसी की वैल्यू कम ही तो हो रही है। एक डॉलर के बदले में 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 73 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अगर ये गवर्नमेंट ने किया होता तो डिवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई से हुआ होता तो डेप्रीशिएशन। समझ में आपको? अब अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, दोनों में फर्क क्या है? सर एक डॉलर में 70 रुपीज थे, अब एक डॉलर में 68 रुपीज हो गए। नाउ वी हैव टू पे ओनली 68 रुपीज फॉर एक्सचेंज ऑफ 1 यूएस डॉलर। बिफोर वी हैव टू पे 70 रुपीज फॉर एक्सचेंज ऑफ 1 यूएस डॉलर। पहले आपको 70 रुपए देने पड़ते थे एक डॉलर के एक्सचेंज में, अब आपको 68 रुपीज पे करने पड़ते हैं। आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको फायदा है, आपकी करेंसी का हुआ रीवैल्यूएशन। अगर ये गवर्नमेंट ने किया है, अगर ये फिक्स्ड रेट सिस्टम में हुआ है तो ये है रीवैल्यूएशन। अगर यही चीज डिमांड सप्लाई से हुई है
अगर यही चीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हुई है, डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली हुई है, तो उसे बोलेंगे एप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन मतलब दोनों का सेम है, बस इतना फर्क है कि ये चीज गवर्नमेंट ने करी तो रिवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई से हुई फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के अंदर तो एप्रिसिएशन, इतना फर्क है बस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर? $1 की वैल्यू 70 रुपए थी और $1 की वैल्यू 73 हो गई, आपने इसको बोला डेप्रीशिएशन ऑफ रूपी, यानी कि डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर डेप्रीशिएशन है या डिवैल्यूएशन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों का सेम है, बस ये फिक्स रेट सिस्टम में और फ्लेक्सिबल में, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ऑन, सबसे पहली बात एक्सपोर्ट्स पे और दूसरा इंपोर्ट्स पे। मेरी बात समझना, क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रीशिएशन अगर हो रहा है या डिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसका डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपका आंसर क्या होगा? सर इंडिया के हिसाब से सोचना है क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री पूछा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो भी आप डोमेस्टिक कंट्री ही मानते हो, और फॉरेन का पूछेंगे तो फॉरेन का बताएंगे आपको, हम फॉरेन का पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि डेप्रीशिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, इंडियन करेंसी यानी कि रुपी का डेप्रीशिएशन हो गया, क्योंकि आपको $1 के बदले में अब 73 रुपीज देने पड़ रहे हैं, पहले 70 रुपए देने पड़ते थे। तो आपके कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा मुझे ये बता, और आपकी कंट्री के इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी आप मुझे बता। सर सिंपल सी बात है, पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे 73 रुपीज देने पड़ते हैं, मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, मैं तो इंपोर्ट कम कर पाऊंगा, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है सर। मेरे इंपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो जाएंगे, और मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो मेरी गुड्स भी चीपर हो गई होंगी, तो फॉरेनर्स मेरी कंट्री से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे क्योंकि उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, मेरे रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो मेरी गुड्स ज्यादा बिकने वाली हैं, तो मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसको लॉजिक से समझो, रट्टाफिकेशन कहीं भी नहीं करनी। अब सेम बात मैं आपको दोबारा पूछता हूं कि अगर अगर ये पहला केस है, दूसरा केस अगर होता है $1 की वैल्यू 70 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू 68 रुपीज हो गई, आपने इसको बोला था कि ये एप्रिसिएशन है, कि ये एप्रिसिएशन है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किया ये तो ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन। इस केस में आपके एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा और इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताना है। आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है सर, तो मैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट्स ज्यादा करूंगा, मेरी रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? मेरे को पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे सिर्फ 68 देने पड़ रहे हैं, मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। मैं यूएस से इंपोर्ट ज्यादा कर पाऊंगा, तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे लेकिन मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिर गई है, मेरा रुपये महंगा हो गया है, मेरी गुड्स भी महंगी हो गई होंगी, तो वो लोग मुझसे कम खरीद पाएंगे, मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे लेकिन मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो है जरूर जरूर बनता है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना आपको। मैनेज फ्लोटिंग रेट भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं आपको, मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या था, ये हाइब्रिड सिस्टम था फिक्स और फ्लेक्सिबल का। और किस लिए बना ये रेट, कि फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज्यादा होती हैं तो उसको रोकने के लिए कोई होना चाहिए ना, मैनेजिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। वो कौन है? वो आरबीआई है। आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लक्चुएशंस को, इंटरवेंशन करके मार्केट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि उस समय पर जब गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती थी तो गवर्नमेंट भी फॉरेन करेंसी को बाय करती थी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर होता था, और फॉरेन करेंसी को सेल करती थी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होता था। तो यहां पर भी सेम बात बोल रहा हूं कि आरबीआई भी ये काम कर रहा है, फॉरेन करेंसी को बाय और सेल कर सकता है रेस्ट्रिक्शन के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्लक्चुएशंस को, क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हैं, रेट बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाता है तो इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के फीचर यहां पर आ गए।
वहां पर भी सेम काम हो रहा था, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए फॉरेन करेंसी को बाय और सेल किया जा रहा था। यहां पर आरबीआई भी वही काम कर रहा है। तो मैंने बोला ये फिक्स्ड रेट भी है और फ्लेक्सिबल तो था ही, इसे बोला गया डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम। बहुत ही आसान है। उसके बाद हम आए रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन पे। दोनों में फर्क क्या मैंने आपको बता दिया। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होते हैं अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम। डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी होता है अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों का इंपैक्ट सेम है, चाहे डेप्रिशिएशन हो, रिवैल्यूएशन हो, डिवैल्यूएशन हो। डेप्रीशिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों का इंपैक्ट सेम है। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन दोनों का इंपैक्ट सेम है, एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे। चलो नोट्स पे आते हैं और क्या चीजें हैं देखते हैं। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन हो गया। साफ साफ लिखा है डिफरेंस के अंदर, एक बार ध्यान देते हैं। डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी बात हो रही है, उसके दाम गिर गए, उसकी वैल्यू कम हो गई। किसने करी? गवर्नमेंट ने करी। कौन से सिस्टम में? फिक्स रेट सिस्टम में, उसे बोलेंगे डिवैल्यू। कहीं पर भी फ्लेक्सिबल की बात यहां पे नहीं आई। इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, साफ साफ लिखा है, ठीक है। डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब भी सेम है, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बट अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। ये होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इट टेक प्लेस अंडर द फिक्स रेट सिस्टम, इट टेक प्लेस अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। वेरी वेरी सिंपल। सेम डिफरेंस आपको दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का और एप्रिसिएशन का। तो एक बार याद दिला देता हूं आपको। रिवैल्यूएशन मींस राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है, डोमेस्टिक नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है, तो आप बोलोगे व्हेन देयर इज राइज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, राइज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम। यहां डोमेस्टिक बोल रहे हैं, फॉरेन बोल रहे हैं, इतना फर्क है, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट कर रही है रिवैल्यूएशन, वहां डिमांड सप्लाई से हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, देखो आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझ में आना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। देखो डायग्राम तो बनेंगे कहां? ऑब्वियस ही बात है सर, डायग्राम बनेगा फ्लेक्सिबल में। फिक्स्ड में कौन सा डायग्राम बनाऊं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट खुद फिक्स करती थी, गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे करती थी, वहां डिमांड सप्लाई थे ही नहीं। तो डायग्राम्स कहां बनते हैं? फ्लेक्सिबल में। तो मतलब मैं बातें करूंगा अभी किसकी? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। मतलब बातें करूंगा मैं किसकी? डेप्रिसिएशन की और एप्रिसिएशन की। तो आपको डायग्राम्स के थ्रू कैसे पता चलता है कि ये डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी डोमेस्टिक करेंसी है? ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है और यहां लिखते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल है। देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मान लो ये आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे रेट सेट होता है जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, OR, ये सेट हो गया। अगर मैंने बोला कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे जो इंडियन रेजिडेंट है वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही है यूएस डॉलर की। तो मान लो डिमांड जब बढ़ेगी, डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा बच्चा? डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है तो डिमांड इंक्रीज हो गई। और डिमांड के इंक्रीज होने से क्या इंपैक्ट आएगा? ये आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई पे था, अब वो E1 पे शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, R से R1 चला जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही है OQ से OQ1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एक्सचेंज रेट आपका R से R1 चला गया। सर अगर एक्सचेंज रेट R से R1 मान लो पहले 60 था, अब हो गया 65, मतलब तो ये है ना कि पहले R था अब OR1 हो गया, बढ़ गया ना। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये जो है ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है
या डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है? सर $1 के बदले में पहले आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई। ये डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी। क्या है ये? डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिमांड के एक्सेस होने से रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो सोचो कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो ये डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रीशिएशन है। एक डायग्राम और देखो बच्चों, एक डायग्राम और देखो, आपको इससे थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि कैसे मेरे को सीखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करोगे बच्चों। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं अभी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज रेट और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी सिंपल। अब ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। अगर होता क्या है, मान लीजिए कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में जो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इंडिया में देखो हम बोलते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रिजर्व्स है, हमारे पास सप्लाई एक्सेस में है, ठीक है, सप्लाई एक्सेस में है, हमारे पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इनफ्लो मतलब सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है। अब आपका इक्विलिब्रियम जो आ रहा है वो आ रहा है E1 पॉइंट पे, और जो रेट है वो है आपका R1। अब देखो ध्यान से कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो OR से OR1 हो गया, कम हो गया, OR से OR1 हो गया, कम हो गया। $1 की वैल्यू मान लो 60 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू 55 हो गई है, आपको कम रुपीस देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। क्या हो गई है? एप्रिशिएट। तो ये है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रुपी जो है वो एप्रिशिएट हो गया। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि एप्रिशिएशन है डेप्रिशिएशन। तो सप्लाई और डिमांड के चेंज होने से, सुनना, सप्लाई और डिमांड के चेंज होने से करेंसी की वैल्यू राइज और फॉल हो सकती है। डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन दोनों किस में होते हैं? फ्लेक्सिबल रेट में। तो अगर डिमांड में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सप्लाई में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो, क्वेश्चन इज, मान लो कि इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। किस पे? ऑन ऑन गोल्ड। गोल्ड के इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मेरी बात समझ में आ रही है? गोल्ड के इंपोर्ट्स हम करते हैं जो, उस पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आप गोल्ड के इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे या कम करोगे? सर इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जो भी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं इंपोर्ट्स पे, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आपको टैक्सेस वगैरह देने ज्यादा पड़ रहे हैं, तो आपके इंपोर्ट्स जो हैं गोल्ड के वो कम हो जाएंगे, और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? आप इंपोर्ट नहीं कर रहे बाहर से, तो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम कर रहे हो, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम कर रहे हो। अब अगर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगी तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सर डिमांड कम हो रही है ना, डिमांड को कम करके देख लेते हैं एक बार, डिमांड को कम करके देख लेते हैं। ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब यहां बोल रहा है गोल्ड पे गवर्नमेंट ने ड्यूटीज बढ़ा दी, और गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो गोल्ड के इंपोर्ट्स हम कम करेंगे। जब गोल्ड के इंपोर्ट ही हम कम करेंगे तो डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड किस लिए करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए, पढ़ा था आप लोगों ने। तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो आप, क्योंकि डिमांड कम हो रही है गोल्ड की। और जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अब इस पॉइंट पे आ रहा है जहां डिमांड सप्लाई मीट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया, OR से OR1 हो गया। इसका मतलब पहले आपको $1 के बदले में 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 55 देने पड़ रहे हैं। मान लो आपको कम रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपका
जो डोमेस्टिक करेंसी आपकी उसमें एप्रिसिएशन हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट पूछा था, आप बोलोगे क्या होगा सर? वो फॉल हो जाएगा। कितना हो गया? आर से R1 60 65 55, तो ये आपका फॉल हो गया। तो आंसर क्या होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से, अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड के इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे? आपने ध्यान दिया उस पर और डायग्राम बनाया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से इंपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स कम होने से डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने से क्या होगा? डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने बोला आपको कि डायग्राम बनाकर देखो कि कैसे पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है या फिर। समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे एमसीक्यूज हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चन हैं 1 मार्कर या बड़े क्वेश्चन भी, उसे प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।